जी हाँ साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार एजीएस क्रांति क्लासेस में। साथियों 29 फरवरी 2024 को आपका विज्ञान का पेपर है और मैं आपको 824 सेट ईएन में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेंगे जिससे आप 70 में 70 नंबर पा सकें। इसका जो टोटल पूर्णांक होगा 70 नंबर का होगा। जैसा कि आपको पता है, मैं एक वीडियो बनाया था जिस पे लगभग 15,000 व्यू है। वहाँ पे मैं पूरा स्ट्रेटजी बताया हूँ कि किस तरीके से आपको कितना क्वेश्चन पढ़ना है। आप लोगों का ढेर सारा कमेंट था कि आप सर 70 में 70 कैसे लाएंगे, इसके लिए आप वीडियो बनाइए। तो मैं क्या किया, आपके सामने 70 नंबर का एक पेपर डिज़ाइन किया और आपके सामने लाने का प्रयास किया। और ये 95% गारंटी है कि अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में आसानी से कर पाएंगे और हमेशा आप अनुक्रमांक और अपना नाम पेपर पे जरूर लिखेंगे। आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद सामान्य निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब जब आपको पेपर मिलेगा तो आप 15 मिनट इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद प्रश्न पत्र को अगर देखा जाए तो 2 भागों में डिवाइड है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है जिसका नाम क ख ग है और आपको 2 घंटे 30 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास जो बचा हुआ 30 मिनट होगा उसमें आप ये चेक कर लेंगे कि आपके पास कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। ठीक, खंड अ और ब में विभाजित है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों में क ख ग घ में विभाजित है। मतलब इसके 3 उपखंड क ख और ग, जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलेंगे PCB। क्या बोलेंगे? PCB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। विज्ञान के पेपर में आपके पास इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। मतलब जितने भी गोले सही होंगे वही भरना है, कि एक नहीं कि एक क्वेश्चन में 20 गोले भर दें। ठीक, तो ये 20 नंबर का आपका मल्टीपल चॉइस होगा। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रश्न पत्र के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर का हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर देखा जाए कि 20 नंबर का होगा, नहीं। अगर देखा जाए तो खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है। वर्णात्मक मतलब आपको वर्ड शब्दों में लिखना है। ठीक, पूरा आपको याद रखना है। पूरे विज्ञान में 20 आपके पास बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके जो अंक होंगे वो निर्धारित होंगे। मतलब कितने अंक का है। ठीक, खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न पत्र साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। मतलब जब भी आप नया क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा प्रयास ये रहे कि आप जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो नए पेज से स्टार्ट हो। इससे आपका बहुत फ़ायदा होता है। मैं ये सब बताया था ऑफलाइन क्लास में, किस तरीके से आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, ये सब पूरा मैं बताया हूँ। और एक बार फिर से आप सभी लोग क्या करेंगे, सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है, कोई भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। तो एक बार वीडियो सब लोग लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा। चलिए, खंड ब में अ में देखें बहुविकल्पी है। उपखंड क, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बनने लायक है वही सब लाए हैं हम। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R, अगर आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R है, तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कोई पढ़ाता नहीं अक्सर देखा जाए। ठीक, सिर्फ बता देंगे इनके बीच कोण I बराबर R होता है, लेकिन क्या यह सही है? नहीं। तो पहला देखिए I माइनस R होता है, 1 प्लस R होता है, I एक्स R होता है या साइन I साइन R होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, उस ऑप्शन में से आपके पास I माइनस R क्या होगा और I प्लस R क्या होगा और I एक्स R क्या होगा या साइन I और साइन R क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही था। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध होता है। देखिए प्रतिरोध क्या होता है,
ठीक, तो ये प्रतिरोध क्या होगा आपके पास, बढ़ता है। ठीक है, विद्युत धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, सबसे अधिकतम विचलन क्या होता है, तो आपको याद रखना है विबग्योर को देखा जाए तो वी फॉर वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, बैगनी में सबसे अधिक क्या होगा, विचलन होता है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी कित होगी। ठीक है, तो मैं आपको बताया था अगर आपके पास अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 है तो आर बराबर 20 हो जाएगा और एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगर अवतल होगा तो क्या लगाएंगे, माइनस, फोकस निकालना एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। एक छोटा सा रिलेशन था एफ बराबर r/2, तो आर की जगह लिखेंगे 20/2, काट देंगे आ जाएगा 10। तो फोकस दूरी आएगी 10, लेकिन किस में, निगेटिव में, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट होगा। जिस तरीके से आपने हमारी पहली वीडियो को 15,000 व्यू तक पहुंचाया, सेम उसी प्रकार से इस वीडियो को भी कम से कम 1,000 व्यू तक पहुंचाइए। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, देखिए चाहे प्रोटॉन होगा चाहे इलेक्ट्रॉन, दोनों की मात्राएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ये होता है इलेक्ट्रॉन तो डी वाला सही हो जाता, अगर प्रोटॉन है तो सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास, देखिए जब भी गुना वाला क्वेश्चन आएगा तो जो बोलेगा वही आंसर होगा। अगर 3 गुना बोलेगा तो 3 आंसर होगा, 9 गुना बोलेता तो 9 गुना आंसर होगा। स्वस्थ आंख के लिए दूरस्थ बिंदु होता है, दूरस्थ का मतलब आप कहाँ तक देख पाएंगे, अनंत तक। अगर यहीं सवाल होता है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 हो जाता। जब स्वस्थ बोलेगा तो अनंत मानना है। ये रही बात फिजिक्स की। अब चलते हैं केमिस्ट्री पे। एंटीमनी है तो आपके पास बताना है धातु है अधातु है, तो अधातु नहीं होगा, ये क्या होगा, अधातु भी नहीं होगा। तो एंटीमनी ना तो धातु है ना ही अधातु है, तब क्या होगा, उपधातु हो सकता है, यस उपधातु होगा। ठीक, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट का मतलब क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे बोलते हैं असंतृप्त। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। ठीक, और यह 1:2 के रेशियो में विभाजित होता है। प्रोपेनल की क्रियात्मक समूह है। देखिए एक होता है नॉल, एक होता है नल। नल का मतलब CHO ग्रुप। देखिए CHO ग्रुप कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, CHO ग्रुप, तो यही क्या होगा, सही होगा। एसिटिक अम्ल का रासायनिक, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है तो एथिनोइक अम्ल होगा। ठीक, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है तो ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। देखिए ऑक्साइड में 2 होंगे तो MO हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक, अब चलते हैं उपखंड ग में जिसको बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक, वृक्कों का कार्य होता है। देखिए वृक्क का मतलब किडनी, किडनी का कार्य क्या है, तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास शोषण करना, प्रजनन करना, पाचन करना, उत्सर्जन करना। तो देखिए उत्सर्जन करना होगा। फेफड़े का काम होता है शोषण करना, पाचन आपके पास आमाशय का काम होता है। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्रायोफिलम में। ठीक है, आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं, तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा गया था। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। जो DNA का तंतु होता है वह आपस में किस तरीके से जुड़ा होता है, तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर बार आता है, इस बार भी आने का चांस ज़्यादा है। तो हाइड्रा में होता है। मेंडल का प्रयोग होता था, तो मेंडल ने अपना प्रयोग मीठी मटर पे किया कि उद्यान मटर पे किया, तो उद्यान मटर होगा। ठीक है, मीठी मटर पे नहीं।
क्योंकि इसका समय कम था, ये जल्दी से पैदावार होता था, इसलिए उन्होंने इसी का प्रयोग किया। निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए भाग है ये नहीं पूछ रहा है, भाग कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो अंडाशय भी पाया जाता है, गर्भाशय भी पाया जाता है, शुक्रवाहिका या डिवाहिनी, तो शुक्रवाहिका नहीं पाया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास उपखंड क में जो वर्णनात्मक प्रश्न है 50 नंबर के, इसको हम लोग एक एक देखेंगे, तो लास्ट तक जरूर रुकिएगा। ये पूरा मैं सॉल्यूशन के साथ देने वाला हूँ, और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा वीडियो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 29 फरवरी को है, इसलिए मैं पहले वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 2 वीडियो बनाऊँगा इसके लिए, और एग्ज़ाम में आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो कह रहे हैं एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। मतलब फोकस दूरी आपके पास कितना दे रखा है? एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी पर रखी वस्तु, तो मैंने बताया था जब भी वस्तु की बात करेगा तो यू क्या किसका मान दे रखा है? यू का। तो यू बराबर हो जाएगा आपके पास 15 सेंटीमीटर। जबकि अवतल दर्पण है तो ये क्या हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। इसमें मैं लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो बनाया हूँ, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। आप आसानी से वहाँ से इस चीज़ को सीख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन किसी न किसी सेट में। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है, तो यह बराबर क्या हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। क्योंकि कौन सा दर्पण है? अवतल है, तो क्या रहेगा? माइनस। हम लोग जानते हैं अगर दर्पण है तो ये UVF में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है? 1/f = 1/u + 1/v। ठीक है, v बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। और इसमें और क्या बताना है? प्रकृति बतानी है, मतलब मैग्निफिकेशन, आवर्धन जिसको बोलते हैं। तो हम लोग क्या लगाएंगे? दर्पण सूत्र। दर्पण का सूत्र आपको पता होना चाहिए, 1/f = 1/v + 1/u। सबकी वैल्यू को पुट करिए और रिजल्ट पाइए। तो 1/f, एफ मीन्स कितना? -30, बराबर करेंगे 1/v को वैसे लिख देंगे, प्लस करेंगे फिर 1/u, u का मतलब -15। अब वो अगर देखा जाए तो इसको वैसे कॉपी कर लेंगे, -1/30 बराबर 1/v प्लस माइनस क्या होगा? -1/15। हम लोग क्या करेंगे? -1/30 को वैसे लिख देंगे, ये है माइनस, इधर आके क्या बनेगा? प्लस, तो 1/15 हो जाएगा बराबर 1/v। अब एलसीएम में आ जाएगा -30 का और 15 का, जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। 30 से भाग करेंगे तो आएगा -1, -1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, 15 से भाग करेंगे 2, 2 × 1 मतलब 2, 1/v। 2 में से 1 घटाएंगे 1 मिल जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा? 30 बराबर कितना? 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर आपके पास हो जाएगा 30। ठीक, ये 30 सेंटीमीटर आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या? प्रतिबिंब। अब आपको क्या बतानी है? इसकी बतानी है मैग्नीफिकेशन। यम बराबर क्या होता है? v/u। ठीक, वास्तविक के लिए। तो u का मान आपके पास ऑलरेडी बताया गया है, और v का मान अभी हम लोगों ने निकाला 30 है। u का मान है कितना? -15। ठीक, काट देंगे 15 दूना 30, ठीक, +2 सेंटीमीटर में था, तो ये भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। और जब ये प्लस आया तो इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम 4 नंबर में पूछा है। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है? सबसे पहले इसको समझिए। ठीक, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, और आपके एग्ज़ाम में आएगा भी। देखिए बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? बायो-सेवर्ट ने का नियम क्या है, इसको समझिए जरा। बायो-सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने क्या किया? एक सूत्र बताया और एक अपना क्या किया? प्रयोग किया। किसके बारे में? धारावाही चालक के बारे में। कि प्रयोग के आधार पर धारावाही चालक के एक छोटे खंड डेल्टा एल किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। आप वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। मतलब जितना अधिक चालक तार की लंबाई होगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान आप बढ़ाएंगे तो चालक तार की लंबाई भी क्या होगी, बढ़ रही होगी। चालक खंड में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना अधिक धारा का मान होगा उतना ही अधिक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। चालक खंड से बिंदु की दूरी आर्ग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात अगर आप दूरी को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा क्या होगा, घटेगा। धारा की दिशा और बिंदु के बीच के कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जितना अधिक कोण होगा उतना ही अधिक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये इसका फिगर हो गया। ठीक, 4 में 4 नंबर आप पा जाएंगे। ठीक, इस तरीके से आपने क्या देखा, बायो-सेवर्ट का नियम। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है। विद्युत स्त्री का मतलब प्रेस वही। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। मतलब 30 सेकंड में वो कितनी ऊष्मा ले रही है इसका मान बताना है। सबसे पहले जानते हैं आप आर बराबर होता है क्या, प्रतिरोध, और दे रखा है कितना, 20 ओम। ये धारा का मान दे रखा है आई बराबर 5 एम्पीयर। कितने सेकंड में, टी बराबर 30 सेकंड में। ऊष्मा का मान बताना है तो आपको पता होना चाहिए एच बराबर आई स्क्वायर आर टी एक फार्मूला होता है ऊष्मा के टर्म में। तो निकाल दीजिए, बहुत सिंपल है। आई का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, आर का मान है 30 और टी का मान है आर का मान था 20 और 30 किसका मान है, टी का। सबको गुणा कर लेंगे, 1500 जूल हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 25 दूना 50, 50 कर लेंगे, 50 में गुणा करेंगे 3 के तो हो जाएगा आपके पास ये। 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसके तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित कीजिए। आपके पास 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। ठीक, अथवा दे रखा है आपके पास चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को करना है। देखिए दोनों का क्वेश्चन का जो नंबर है 6 नंबर का है। ऐसा नहीं कि अगर आप इसको करेंगे और अथवा वाला भी कर लेंगे आपको 12 नंबर मिल जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं है। किसी एक को करेंगे आप, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, आपको 6 ही नंबर मिलेगा। तो प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। देखिए सभी प्रतिरोध के अगर हम पहले सिरे को ए पे जोड़ दें, दूसरे सिरे को बी पे जोड़ दें तो इस प्रकार का क्रम क्या कहलाता है, समांतर क्रम। वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को एक्स से जोड़ दें तथा सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को वाई से जोड़ दें। मतलब देखिए ये एक्स है, ये वाई है। देखिए R1, R2, R3 का ये पहला सिरा है, एक्स पे सभी पे जुड़ा है, और वाई पे क्या है, दूसरा सिरा जुड़ा है ना। यदि 3 से अधिक प्रतिरोध हैं तो आगे भी इसी क्रम में जुड़ते हैं, तब प्रतिरोध की इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। मतलब सभी प्रतिरोध के अगर पहले सिरे को एक्स बिंदु पर और दूसरे सिरे को वाई बिंदु पर जोड़ते हैं तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। और इसमें विभव का मान क्या होगा, समान होता है। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछ देगा, ठीक है। तो माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। हमने मान लिया अपने पास 3 प्रतिरोध हैं जिसका नाम R1, R2 और R3 हैं। तब इन प्रतिरोधकों पर विभवांतर समान मात्रा में होगा, क्योंकि हमारे घर की जो वायरिंग होती है वो भी किस में होती है, समांतर क्रम में। इसीलिए सभी में वोल्टेज का मान क्या होता है, सेम होता है। जबकि धाराएं क्या होंगी, I1, I2 और I3 होंगी। जबकि धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक, मतलब R1, R2, R3 अगर देखा जाए तो विभव का मान सब में सेम होगा, लेकिन धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर हम लोग लगाएं ओम के नियम से V=IR, तो वहाँ से अगर I का मान निकालेंगे तो हो जाएगा V/R। अगर हम लोग पहले के लिए लगाएं
अगर पहले के लिए लगाएंगे तो हो जाएगा I1 इज इक्वल टू V/R1। ऐसे अगर I2 के लिए लगाएंगे तो हो जाएगा V/R2। और इसी प्रकार से अगर हम लोग I3 धारा के लिए लगाएंगे तो V/R3 हो जाएगा। ठीक, माना x और y के बीच कुल धारा I है, तो अपने पास जो कुल धारा अगर I होगी तो I बराबर हम जानते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। मीन्स I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये क्या हो जाएगा, कुल धारा हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, I1 I2 I3 की वैल्यू क्या कर देंगे, इसी में पुट कर देंगे। जैसे आप इसको रखेंगे, रखने पर आप ऊपर देखेंगे V/R1 बच जाएगा, V/R2 और V/R3। सब में आप देखेंगे तो ऊपर क्या है, V है, तो V क्या कर लेंगे, कॉमन कर सकते हैं। या माना x और y बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध अगर R है तो I बराबर V/R हो जाएगा। तो क्या मैं I की जगह V/R रख सकता हूँ? जी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। जैसे ही तुलना करेंगे तो V/R बराबर हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ठीक, तुलना करने का तात्पर्य ये है कि I की जगह आप V/R रखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक, जैसे आप रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू कॉपी ही हो जाएगी। अब अगर हम लोग इसमें देखेंगे राइट साइड में V क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब सभी में, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1/R1 और 1/R2 और 1/R3। 20 भी कट जाएगा तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही आपके पास क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे 6 नंबर में से 6 नंबर आपको मिल के ही जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब उपखंड ख में चलते हैं। देखिए अथवा आप कर लेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं मिलेगा तो कमेंट में बताइएगा। अभी आपके पास 2 दिन है, मैं बता दूंगा वीडियो बना के। निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम सल्फेट की जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो क्या बनता है, ये एक एक नंबर का है, 1 + 1 + 1 मतलब 4 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का है। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको बताना है, तो आप उसको कर लीजिएगा। ठीक, आइए हम समझते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम लोग बोलते हैं विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। क्या होता है जब इसे हवा में खुला छोड़ा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के 2 उपयोग भी लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी एग्ज़ाम के लिए। प्यारे साथियों, आप इतना साथ और सहयोग देते हैं कि मैं क्या बताऊं। चलिए समझते हैं विरंजक चूर्ण क्या होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो होगा CaCO2 होगा, मतलब CaOCl2 होता है। जब विरंजक चूर्ण को वायु में उत्साहित किया जाता है तो वह अपने गुणों में विकृति पाता है और वायु में उपस्थित CO2 इससे क्रिया करता है, जिस कारण कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस उत्पन्न होते हैं। विरंजक चूर्ण के जो गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। विरंजक चूर्ण का जो उपयोग होगा, विरंजक चूर्ण कॉटन टेक्सटाइल उद्योगों में, लिनन लॉन्ड्री में विरंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, 2 उपयोग पूछा था, 2 का 1 ही बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं। अयस्क के सांद्रण की मुख्य विविधताओं का वर्णन करो, मतलब विधियों का वर्णन करो, आपको विधि बतानी है। अथवा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, या कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण सहित बताइए। अब आप देखिए दोनों क्वेश्चन को नहीं करेंगे। जब भी अथवा वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को करना है। ऐसा नहीं कि आप इसको भी करेंगे तो नंबर मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे 7वें का उत्तर। अयस्क सांद्रण की सामान्य विधियाँ। अयस्क व खनिज पृथ्वी से निकाले जाते हैं। जो अयस्क और खनिज होते हैं वो पृथ्वी से निकाले जाते हैं, जिसके साथ अनेक प्रकार के व्यर्थ पदार्थ होते हैं जिन्हें गैंग कहते हैं, अशुद्धियाँ जिसको बोलेंगे।
निष्कर्षण की प्रक्रिया से पहले उन्हें हटाना आवश्यक होता है। इस प्रकार गैंग का साथ हटाने से अयस्क में धातु की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसे सांद्रण कहते हैं। ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे जरूर। फ्लेन प्लवन विधि, पहला है फ्रोट्स फ्लोटेशन प्रोसेस। इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को जल एवं किसी उपयुक्त तेल के साथ, ठीक है, उपयुक्त तेल के साथ एक बड़े टैंक में मिलाया जाता है। खनिज कण पहले ही तेल में भीग जाते हैं, जबकि गैंग के कण पानी से भीग जाते हैं। अब इस मिश्रण में से बुलबुलों के रूप में वायु प्रवाहित होती है, जिनसे खनिज कण युक्त तेल के झाग या फेन बन जाते हैं, जो जल की सतह पर तैरने लगती हैं, जिन्हें बड़ी सरलता से जल के ऊपर से निकाला जा सकता है। जैसे तांबा हो गया, सीसा तथा जिंक के सल्फाइड का सांद्रण करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है फ्लेन प्लवन विधि का उपयोग कहाँ करते हैं, तो आप शीशे में करते हैं। ठीक, अथवा आप कर लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है, बता देते हैं इसको भी। चलिए, करना तो कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। ठीक, तो नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तब मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। ठीक, समझिए जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। ये मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ बन जाएगा MgCl2 और H2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, एक नया पदार्थ बनेगा, जैसे दूध का दही में बनना। मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं संयोजन या संकलन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के अणु बनाते हैं, इसको हम लोग और एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं तो अपने पास सोडियम और क्लोरीन जलकर सोडियम क्लोराइड बनाती हैं। जैसे सोडियम है आपके पास हो गया, क्लोरीन हो गया, तो क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है, जुड़ के बन रहा है। वियोजन अभिक्रिया, वियोग का मतलब अलग अलग होना। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत द्वारा उत्पन्न होती है या संपन्न होती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और ये दो प्रकार की होगी। वियोजन का मतलब होता है टूटना, अलग अलग क्या हो जाए, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया अलग अलग खंडों में टूट जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया का नाम होगा वियोजन अभिक्रिया। ये दो प्रकार की होगी। पहले का नाम है ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। KCl3 को जब आप गर्म करते हैं तो KCl में टूट जाता है और O2 गैस बाहर निकल जाती है। ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो उसमें वियोजन का उदाहरण है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, आप इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस। दूसरा आपके पास है विद्युत वियोजन। जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन होता है, उसे विद्युतान वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाती है। जब आप क्या करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये सोडियम और क्लोरीन गैस में क्या होगी, टूट जाती है। तीसरा आपके पास होता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन
वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक अणु किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, मतलब उसका स्थान बदल देता है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस अभिक्रिया में लोहा कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके स्वयं आ जाता है। फलस्वरूप फेरस सल्फेट तथा कॉपर बनते हैं। आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है और कॉपर को बाहर निकाल के खुद आयरन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाता है, जुड़ जाता है, जिसके कारण FeSO4 और Cu बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया का नाम होगा क्या, बताइए? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब अगला है उभय प्रतिस्थापन या द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब जहाँ पे दो दो बार स्थान चेंज होगा। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं, वह उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और यह अभिक्रिया यौगिकों के विलयनों के मध्य होती है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो वह बेरियम सल्फेट व सोडियम क्लोराइड बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है और ये सोडियम सल्फेट है, ये गिब्स आउट करेगा, मतलब देगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक, आई होप यहाँ पे समझोंगे ये इसका एग्जाम्पल। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करिए और अपने चाहने वाले दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचे। आमाशय किसे कहते हैं, इसके 3 प्रमुख कार्य लिखिए। पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का। ठीक, देखिए उत्तर होगा इसका, आमाशय उदर गुहा में अनुप्रस्थ अवस्था में स्थित एक मशक के समान रचना है। ठीक है, रचना है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, जिसकी लंबाई लगभग 24 सेमी तथा चौड़ाई 10 सेमी होती है। आमाशय के जो कार्य होंगे, सबसे पहले भोजन का संग्रहण करता है, भोजन को पतला लेज जैसा बनाता है और भोजन का पाचन करवाता है। इसके साथ साथ आमाशय का मुख्य भोजन के रूप में पचाना होता है। आमाशय भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं का सफाया करता है। आमाशय के पाचन रस में स्थित एंजाइम भोजन में स्थित प्रोटीन के छोटे छोटे कणों से तोड़ देते हैं, जिससे प्रोटीन का पाचन आसान हो जाता है। आमाशय का पाचन रूप रस भोजन के कणों में अम्लीय बनाकर सड़ने से रोकता है। मतलब हमारे अंदर आमाशय के अंदर कभी कभी पूछ जाता है क्या पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है। गर्भ निरोधक विभिन्न विधियां कौन सी हैं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। गर्भ निरोधक की विधियां, ठीक, इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो गर्भ निरोधक की विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं भौतिक अवरोध और रासायनिक विधि और शल्य चिकित्सक विधि। चौथा है अंतरागर्भाशय, जिसको बोलते हैं उपकरण या IUD। सबसे पहले पहला समझते हैं भौतिक अवरोध क्या होगा, जिसको यांत्रिक अवरोध भी कहते हैं। नर योनि में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए कॉन्डोम या निरोध का उपयोग करते हैं। ठीक है, मादाएं डायाफ्राम या ग्रीवा टोपी का उपयोग शुक्राणुओं के गर्भाशय या अंडवाहिनी में प्रवेश को रोकने के लिए करती हैं। दूसरा होगा आपके पास रासायनिक विधि क्या होगी। औरतें 2 प्रकार की गोलियों का उपयोग करती हैं। पहला होगा मुख्य गोलियों में वो गोलियां हार्मोन्स युक्त होती हैं जो अंडाशय से अंड उत्कर्ष या अंडबिंब के मोचन को रोकती हैं। उदाहरण माला का अगर देखा जाए डी सहेली, जिसको बोलते हैं डी या सहेली होती है। दूसरा योनि गोलियां, इन गोलियों में रसायन होते हैं जो शुक्राणुओं को मार देते हैं। तीसरा आपके पास है शल्य चिकित्सक विधि या वैस्केटामी, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्राणुओं के एक छोटे से भाग को शल्य चिकित्सिका द्वारा अलग कर देना वैस्कोटामी कहलाता है। ठीक है, शुक्रवाहिकाएं वे नलिकाएं होती हैं जो नरों में शुक्राणुओं को वृषण के माध्यम से मूत्र मार्ग तक लेकर जाती हैं। अगला आपके पास है टुबैकोटामी। ठीक है, महिला जिसको नसबंदी कहते हैं। इसमें क्या बताया गया कि डिंब वाहिनी नलिकाओं के एक भाग को काटकर
अंदर कर देना टिपिकोकामी कहलाता है। यह प्रक्रिया अंडवीमों को आगे डिंब वाहिनी तथा गर्भाशय से जाने से रोकती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपके पास होगा, अगला है इसमें अंतरागर्भाशय। यह उपकरण यंत्र जो कापर आयनों के स्रोत होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मादा और महिला के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जो निषेचन या अंड ब्लास्टोटूला को गर्भाशय में स्थापित होने से रोकते हैं। मतलब आपका गर्भाशय नहीं हो पाएगा, गर्भधारण नहीं होगा। उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है, ठीक, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलन तथा लाभ एवं हानियाँ लिखिए। स्वपरागण क्या होता है? ठीक है, स्वपरागण की बात करें तो स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलन व पुष्प की द्विलिंगी होना आवश्यक है। नर एवं मादा भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। ठीक, परागण, स्वपरागण से लाभ क्या क्या हो सकते हैं? इसके निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, पुष्प में स्वपरागण एक आसान तथा निश्चित घटित प्रक्रिया है, जिसके कारण पौधों का वंश चलता रहता है, मतलब आगे बढ़ता रहता है। इनको परागण की क्रिया के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। स्वपरागण पुष्पों को रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नहीं पड़ती, जिससे पौधे की कम से कम ऊर्जा उपयोग में होती है। स्वपरागण में परागण के लिए परागकण कणों की आवश्यकता होती है, जिससे परागकण व्यर्थ नष्ट नहीं होते। स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल वाले संयुग्मी संतति होते हैं, अर्थात इनके पैतृक गुण यहीं रहते हैं। इनकी हानियाँ क्या क्या हैं? अभी लाभ ही पूछा था तो लाभ ही खाली बता के छोड़ देंगे, हानि लिखना लिख सकते हैं। इनकी हानियाँ होती हैं क्या क्या? स्वपरागण से उत्पन्न बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं। स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में समय के साथ रोगों के प्रति क्षमता कम होती है। ठीक है, मतलब इनकी क्षमताएं क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर होते हैं। स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के तथा छोटे होते हैं। ठीक है, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते। स्वपरागण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, यकृत। आमाशय किसे कहते हैं, इसे बता दिए। अब मुख से लेकर आमाशय तक जाने वाली प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले एंजाइम के कार्यों का उल्लेख करिए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा वृक्क के कार्यों का उल्लेख करिए। ये देखिए, इसको आप शॉर्ट में थोड़ा सा मैं बताने वाला हूँ। अथवा इसके कार्य बताने वाले हैं, यकृत के कार्यों का उल्लेख बताने वाले हैं। तो हम यहाँ पे यकृत के बारे में बताएंगे, आप उसको कर लीजिएगा। यकृत रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, साथ ही फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन का निर्माण भी करता है। ठीक है, यकृत हमारे शरीर के तापमान में भी नियंत्रण करता है या रखता है। यकृत आरबीसी को नष्ट करने में हमारी मदद करता है। ठीक, यकृत रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इसके अलावा यकृत हमारे शरीर में विषपात पदार्थों को बाहर करता है। यकृत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का होता है। यकृत आमाशयिक रस के हम लोगों को प्रभावहीन करने के लिए बनाता है और भोजन को क्षारी बनाता है। यकृत द्वारा निर्मित पित्त रस वसा का एक पायसीकरण करता है। यकृत शरीर के संचरण का एक रुधिर संचालित करता है। यकृत शरीर का भंडार गृह कहलाता है। जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है तो वह यकृत कोशिकाओं को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर देता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। विषैले पदार्थों को यह कृत कोशिकाएं निष्क्रिय बनाकर शरीर की रक्षा करती है। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं में प्रोटीन का निर्माण यकृत में ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, जितने भी क्वेश्चन थे सबको बताएं। तो आप ज़रूर बताएंगे कि विज्ञान की क्लास कैसी लगी, और मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपको लाने का प्रयास करूंगा आपके सामने, जिसमें 70 में 70 आप यहाँ से भी पा सकते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ से भी कर सकते हैं। तो एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।